Good morning again to all of you. Let's start our fourth lecture of wave optics. Today's date is 27 Jan. और आज एक बार जल्दी से लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए एक बार कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप पढ़ रहे थे। तो पहले सेटअप को समझा जाए कि सेटअप क्या होता है। ठीक है, उसका मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट कर ले लेते हैं। पहले सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट के बाद हम एक ले लेते हैं कन्वर्जिंग लेंस या कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के बाद हम एक सिंगल स्लिट लेते हैं। सिंगल स्लिट लेते हैं। स्लिट का मैंने बताया था मतलब छेद होता है। सिंगल स्लिट, क्लियर है? इट्स स्मॉल होल को हम लोग सिंगल स्लिट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक डबल स्लिट आता है जो स्मॉल डी डिस्टेंस अवे होता है। दो स्लिट होते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्क्रीन होता है। और ये स्क्रीन की दूरी हमारे डबल स्लिट से कैपिटल डी होती है। ये पूरा का पूरा मेरा सेटअप था। ठीक, अगर मैं आपको एक वर्किंग रे डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूं, इसका मैं रिकॉल करवा देता हूं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि लाइट, जब लाइट क्या होता है इसके थ्रू इंसिडेंट होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है कि हमारा इंसिडेंट होता है कुछ ऐसे। इसके बाद लाइट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस पे आने के बाद ये क्या हो जाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ये लाइट जो होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, और लाइट दोनों स्लिट के पास जाता है। लाइट यहाँ से दोनों स्लिट आपके क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। दोनों स्लिट बिल्कुल क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। क्योंकि ये एक यहाँ से एक बेसिकली एक वेव फ्रंट की तरह काम करता है। ये कुछ वेव फ्रंट की तरह काम करता है। दोनों स्लिट पे ये वेव पहुंचता है। ठीक है, अब यहां से अगर देखें दोनों स्लिट का नाम दे देते हैं। एक का नाम देते हैं S1, दूसरे का नाम देते हैं S2। बच्चों मैंने बताया था कि स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे, स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे, चाहे P ले लो चाहे Q ले लो, सब एनी पॉइंट, हर पॉइंट पे आपके दोनों स्लिट से लाइट रेज पहुंचेंगे। दोनों स्लिट से लाइट रे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल अगर P पॉइंट को पकड़ो तो P पे S1 से भी पहुंच रहा है और P पे S2 से भी पहुंच रहा है। अगर मैं Q की बात करूं तो Q पे भी S1 से भी पहुंच रहा है और Q पे S2 से भी पहुंच रहा है। ऐसा कहने का मतलब है कि स्क्रीन का हर एक पॉइंट पे लाइट दो सोर्सेस से पहुंच रहे हैं, एक S1 से और दूसरा S2 से। क्लियर है? तो एक S1 से और S2 से पहुंच रहा है तो हर पॉइंट, एक्चुअली हर पॉइंट पे दो लाइट रेज जाके मिल रहे हैं तो हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगा। क्लियर है? हर पॉइंट पे लाइट रेज क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और वहां पे सुपरपोजिशन होगा। यही बेसिक रे डायग्राम हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्क्रीन पे हमको कैसा दिखाई देगा चीजें। ठीक है, मैं थोड़ा इसके आगे बढ़ता हूं बच्चों। और मैं जो समझाना चाहता था आपको कि बच्चों मान लीजिए मेरे पास दो सोर्स है, S1 है और एक सोर्स मेरे पास S2 है। मान लेते हैं बच्चों मेरे पास एक P पॉइंट है, एक O पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। अगर आप गौर से देखो बच्चों तो स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे गौर से देखो तो लाइट दो सोर्सेस से आ रहा है। काम पीछे का भूल जाओ अभी। ये समझो कि बेसिकली वी हैव टू सोर्सेस। S1 S2 जो है वो दो सोर्स ऑफ लाइट है बेसिकली हमारे पास। सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह एक्ट कर रहा है। दोनों होल सोर्स ऑफ लाइट है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों सोर्स जो है वो बेसिकली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। इंटरफेरेंस के लिए जो पहला कंडीशन है वो है कोहेरेंस। मैंने बताया था कि दो लाइट वेव्स के बीच फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये तभी होगा जब लाइट रेज कोहेरेंट होंगे। क्लियर है? तो अब आप कोहेरेंट है आपका दोनों दोनों, तो हर पॉइंट पे दोनों लाइट सोर्सेज से लाइट जाके क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। क्लियर है? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है। एक मेरे पास क्या है, S1 है और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट मेरे पास S2 है। क्लियर है? दो सोर्स ऑफ लाइट है, S1 है। और मान लेते हैं कि स्क्रीन पे कोई P पॉइंट है। ये P पॉइंट जो है वो सेंटर, यानी सेंटर मेरा जो है, सेंटर को मैं मान लेता हूँ O। इस O से कुछ y डिस्टेंस अबव है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सेंटर से y डिस्टेंस अबव है। और यहाँ पे हमारा S1 और S2 दोनों से लाइट रेज क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि अब दोनों जगह से जा रहा है
तो इतना तो पता ही है आपको कि S1P और S2P दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो दोनों डिस्टेंस जब बराबर नहीं है तो दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, तो एक पाथ का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस आखिर अगर मैं बोलूं कि ये पाथ डिफरेंस इस केस में क्या होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, एट P light rays from S1 and S2 reach with a path difference क्लियर है? एक पाथ डिफरेंस के साथ लाइट रेज क्या आ रहे हैं, S1 और S2 से P पॉइंट पे रीच कर रहे हैं हमारे पास। अब आखिर पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो मैं तो अगर लिख दूंगा, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि पाथ डिफरेंस दोनों लाइट रे के बीच कितना होगा, तो आप तो सीधा सीधा यही कहोगे कि S2 वाला लेंथ बड़ा है, तो क्या लिखोगे, S2P माइनस S1P। आप तो मुझे यही कहोगे S2P माइनस S1P वुड बी द पाथ डिफरेंस। दोनों लाइट रे जो पहुंच रहा है, दो लाइट रे P पॉइंट पे पहुंच रहा है, उसके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, S2P माइनस S1P। क्लियर? बच्चों मैंने एक काम किया, मैंने ये लेंथ थीटा मान लिया, ये वाला लेंथ मैंने क्या मान लिया, थीटा। क्लियर? ये वाला लेंथ क्या है, थीटा। मुझे किसी ने कहा कि इन दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस निकालो, तो मैंने ये किया कि मैंने यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट, इस लाइन से क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मान लिया कि नाम पॉइंट का क्या है, कुछ m है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जो S2 से लेके m तक है, गौर से अगर आप देखो ऊपर वाला ट्रायंगल जो बन रहा है आपको, क्या ये ट्रायंगल जो है वो एक तरीके से ऐसा नहीं दिख रहा है कि एंगल बहुत छोटा है तो ये लेंथ बिल्कुल सेम है दोनों का, m से लेके p तक और S1 से p तक ऑलमोस्ट लेंथ क्या दिख रहा है, इक्वल। तो अगर मैं बोलूं कि ये S2 से लेके m तक ही जो लेंथ है यही मेरा एडिशनल लेंथ है, ये एजम्पशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एजम्पशन है, नॉट एग्जैक्ट है। इस बात को खास ख्याल रखें, इस टॉपिक में एजम्पशंस बहुत होगा। तो हमने क्या लिख दिया कि ये जो S2M है, S2M है, that is nothing but equals to path का difference, that is equal to path का difference। क्लियर? तो आपको यहां पे क्या लिख दिया, path difference is equal to क्या हो गया, S2M। क्लियर है? अब ये पाथ का जो डिफरेंस आया है, इसका लेंथ अगर आप निकालना चाहें तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, जो S1 S2 और M एक ट्रायंगल है। क्लियर है? अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करूंगा कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। किसी को इसमें शक है तो बताओ, ध्यान से फिगर सब लोग बनाओ। और ये जो मैंने अभी अजम्पशन लिखा वो क्या, देखो मुझे कि क्या इस थीटा लिखने में आपको दिक्कत है क्या। सब लोग इसको ध्यान से देखो कि ये थीटा मैंने कैसे लिखा, मैंने थीटा से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा लिखा, फिर वो पूरा नीचे वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। मैंने बोला कि ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला 90 माइनस थीटा होगा। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, S1 S2 M में देखा तो 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो S1 वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यही सारा खेल है, ध्यान से देखिए इसको, ये समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेईई नीट के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू S2M। अब S2M बेसिकली निकालने के लिए हमने उस ट्रायंगल को देखने की कोशिश की, उस ट्रायंगल में वो जो एंगल S1 के पास वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्लियर है? अब बच्चों मैं इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को गौर से देखूं तो मेरा ये ट्रायंगल कुछ ना ऐसा दिख रहा है। ये S1 है, ये S2 है और ये M है।
और बच्चों ये वाला लेंथ जो है ये है डी है, ये एंगल है थीटा, क्लियर, और ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ कितना हो जाना चाहिए, डी साइन थीटा। तो क्या S2m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, यानी हमारा पाथ डिफरेंस जो आ गया, हमारा जो पाथ डिफरेंस आ गया, इट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। पहला यही सारा का सारा याद रखने का चीज है, ये जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू आया वो कितना आया, डी साइन थीटा। बहुत एजम्पशन यूज करूंगा अभी, क्या ये पॉइंट क्लियर सबको, path difference equals to d sin theta। अब यहां पे हम लिख सकते हैं as angle is very small, as theta is very small, थीटा बहुत छोटा है, as theta is very small, path difference जो डेल्टा x आ रहा है can be adjusted as d थीटा। साइन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, और थीटा को हम लोग टैन थीटा भी लिख सकते हैं। बच्चों फिर से बता रहा हूं, याद रखिएगा कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाती है, और ऑलमोस्ट ये किसके बराबर हो जाता है, टैन थीटा के लिए। तो मैंने अब यहां पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो मेरा पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा से कहां बदल गया, डी टैन थीटा। एग्जैक्टली मेरा डी साइन थीटा है, लेकिन क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो डी साइन थीटा को हम लोग डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है टैन थीटा क्या है। अब एजम्पशन का नया लेवल देखो, एजम्पशन और कितना लेंगे हम लोग, टैन थीटा इक्वल्स टू, देखो बच्चों एक बार, टैन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई, ठीक है, अगर ये पॉइंट में n मान लू अगर, तो आप क्या लिखोगे, ओ एन, वाई इक्वल्स टू ओ एन। हम लोग इसको लिखते हैं कि एज ओ एन इज वेरी वेरी क्लोज टू ओ ओ, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, या n बहुत, एंगल बहुत छोटा है तो n बिल्कुल करीब होगा इसके, हम ये मान लेते हैं कि d tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, y बाई कैपिटल D। बच्चों ये सवाल आप उठा सकते हो, सर इतना कैसे मान सकते हैं हम लोग, इसीलिए मान सकते हैं कि हम सारा का सारा केस उसके लिए ले रहे हैं जब एंगल बहुत छोटा है। एंगल जब बहुत छोटा होगा तो आप खुद सोचो कि एंगल बहुत छोटा होगा तो ये वाला जो एन पॉइंट है ये ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ बढ़ेगा। तो हमने मान लिया कि tan थीटा का वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कैपिटल डी के बराबर है। कैपिटल डी हम जानते हैं क्या था, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था। तो क्या बच्चों अब हम ये लिख सकते हैं क्या कि फाइनली जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स था वो कितना हो गया, d इंटू वाई अपॉन कैपिटल D। दिस इज द फाइनल केस, दिस इज द फाइनल केस। बच्चों आपके कई सवाल होंगे, पहले आप डेरिवेशन को लिखने की कोशिश करो, जो सवाल पूछना है पूछो, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत लेवल पे एजम्पशंस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। शुरू करो, स्टार्ट स्टार्ट करो, नोट डाउन करना एंड देन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल। मैंने बोला पाथ डिफरेंस पहले S2m होगा, पाथ डिफरेंस का d sin थीटा बोला, एंगल छोटा है तो d sin थीटा d tan थीटा के बराबर हो गया, tan थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
एक मैसेज आया मेरे पास, पहला आया है अनुष्का का। अनुष्का सर वाई ओ एन इक्वल्स टू डी, ये बड़ा एजम्पशन है। बिल्कुल देखो अनुष्का, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है कि एन तो ओ से बहुत दूर है। अगर मैं बोलूं कि एन जो हमारा है वो ओ से काफी दूर है, इसको डी मान लेना कितना देखने में आपको दूर लग रहा है, पर एंगल क्योंकि बहुत छोटा है इसीलिए हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये ओ एन का जो डिस्टेंस है, बच्चों ए ओ एक हमने पहले मान रखा था, तो ओ मानना ठीक नहीं था, ऑलमोस्ट इक्वल टू डी है, नॉट इक्वल टू डी। मैं लिख ही नहीं रहा हूँ कैपिटल इक्वल टू डी है। राघवेंद्र कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पे भी आई ही नहीं है, सिर्फ मैंने बोला एक जनरल वाई हाइट पे कितना पाथ डिफरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पे कोई बात नहीं किया मैंने अभी तक। मेरा बस इतना पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे, ये पाथ डिफरेंस कितना होगा। बच्चों आपका फोकस पाथ डिफरेंस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पे हम लोग आएंगे। जल्दी नोट कर लो बच्चों एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा इतने assumptions हैं कि आप फंस सकते हो। इसके बाद टॉपिक में दम नहीं है, यही मेहनत था। कर लो नोट जल्दी से। दीक्षा लिख लिया है, जल्दी बाकी लोग। वैष्णवी हमने डेल्टा एक्स का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। डेल्टा एक्स तो पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कितने दूर है कितना पास है। वो तो दो एस वन और एस वन पी और एस टू पी के बीच का डिफरेंस है ना। लिख लिया है बच्चों? लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। अनिमेश ने बोला एक बार रिपीट कर दीजिए, इतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है अनिमेश, मैं कर देता हूं, एक सेकेंड। चलो मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों। मैंने कहा कि हर एक स्क्रीन के पॉइंट पे दो जगह से लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है, दो जगह से लाइट रेज आ रहे हैं। अब जो लाइट रेज वहां पहुंच रहे हैं वो दो वहां जा करके क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अब सुपर इम्पोज करने का करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, इसके बाद में करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं कि क्या वो दो लाइट रेज जो पहुंच रहे हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, हम इस पे बात करें। तो उनके बीच का हम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, लेंथ का चेंज। तो S1 S2P बड़ा था और S1P से, तो मैंने बोला S2P माइनस S1P, इसका लेंथ क्या आ रहा है, लेंथ क्या हमने माना, हमने क्या किया कि S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो S2 से लेके M तक का डिस्टेंस, यही एडिशनल लेंथ दिख रहा है, और इसी का नाम दिया हमने पाथ डिफरेंस। फिर मैंने वो ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ट्रायंगल में हमने देखा कि डी साइन थीटा मेरा आ रहा है, S2 का वैल्यू, मेरा पाथ डिफरेंस का वैल्यू डी साइन थीटा आ गया। क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो थीटा भी बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को हमने टैन थीटा लिख दिया, डी टैन थीटा। अब टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर क्या देखा, वाई है, लेकिन बेस क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल डी, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल डी। ये एजम्पशन ही दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया डी बाई डी। अब बच्चों इससे हम लोग समझे क्या, इससे हम ये समझे कि मान लीजिए किसी y डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है, सेंटर से, सेंटर मान लो x मान लो, ये सेंटर क्या मान रहा हूं मैं, x मान रहा हूं। सेंटर से कभी मान लीजिए कि आप y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और आप वहां पे देखना चाहते हो कि वहां पे पाथ का डिफरेंस कितना हो रहा है। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है कि पाथ डिफरेंस y पे कैसे डिपेंड करेगा, तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू स्मॉल d कैपिटल Y, सॉरी स्मॉल y बाई कैपिटल D।
ठीक है, वेयर डी तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कैपिटल डी बेसिकली स्क्रीन के बीच की दूरी है, क्लियर है, ये आपका स्क्रीन के बीच की दूरी है, वाई हाइट है, यानी वाई पे ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अब मैं अगर बोलूं कि एट एक्स, अगर मैं बोलूं कि एट एक्स मुझे बताओ बच्चों, क्या x पे मेरा y का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या x पे मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? तो क्या बच्चों मेरा पाथ का डिफरेंस 0 हो जाएगा क्या? बच्चों गौर से बोल रहा हूं, अगर मेरा y का डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो क्या पाथ का डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा क्या? जब पाथ का डिफरेंस 0 हो जाएगा तो क्या हम यहां पे नहीं कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। इसीलिए हम लोग इसको मैक्सिमा कहते हैं, और x is termed as, x is known as सेंट्रल मैक्सिमा। x को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर में पड़ता है, इसलिए नाम देते हैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा। बच्चों क्लियर है क्या? इस x जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है, हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। जल्दी देख लीजिए बच्चों, मैंने इसी पाथ डिफरेंस का यूज करके देखा कि जब y 0 होगा तो पाथ डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, और जब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो उस वक्त इस सुपरपोजिशन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर है, यानी हमको सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलेगी। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लिख सकते हैं इंटेंसिटी वुड बी मैक्सिमम। जल्दी नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी will be maximum, क्लियर है? जल्दी नोट कर ले बच्चों, जल्दी नोट कर लो इसको, इसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के केस पे जाएंगे, और बड़ा सिंपल केस होगा वो सब। इस केस में S1 S2 से नियरली सेम पोजीशन पे होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने कहा है वैष्णवी। इस केस में आपका अगर गौर से देखो, मैं एग्जांपल दिखाई देता हूं ना, आप जो कह रहे हो, मैं अगर दिखाऊं कि ये S1 है मेरा, और S1 से ये डिस्टेंस है, ठीक है, और अगर मैं इसी को बोलूं, गौर से देखिए, S1 और S2 से दोनों से क्या डिस्टेंस सेम नहीं दिख रहा है क्या? पाथ डिफरेंस क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है क्या? दोनों से लेंथ सेम दिख रहा है, इसलिए पाथ डिफरेंस क्या दिख रहा है, 0। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। सब हेडिंग डाल देता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी बीच में अपने को सबसे ज्यादा मैक्सिमा मिलेगा, यानी मैक्सिमा आपको मिलेगा। बच्चों आई होप सबने लिख लिया होगा, आई होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमा, लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमा। बच्चों पाथ डिफरेंस के लिहाज से हमने मैक्सिमा मिनिमा के सारे कंडीशंस पहले पढ़ रखे हैं। तो बच्चों एक बात तो तय है यहाँ पे कि हम जो अभी तक पढ़े हैं हम लोग, कि पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है, इट इज सिंपली इक्वल्स टू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी। अब हम जानते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन अगर मैं देखूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन अगर मैं देखूं, तो याद रखिएगा बच्चों कि मेरा पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला वो क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। मेरा पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। अगर अपना पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हमने पढ़ा था ना, याद करो, इंटरफेरेंस याद है बच्चों, बताओ याद है, हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस में, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो बोलो बच्चों, क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा के बराबर है
तो हम क्या कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है मेरा, डी वाई बाई कैपिटल डी मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि y इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा? इज इट क्लियर? तो क्या हम कह सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई d, y इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई d। जल्दी इतना लिखिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। यह है कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा का केस, यह है कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा का केस। जल्दी लिखिए इसको, यह है कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा का जनरल केस। तो मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि मैक्सिमा कहां कहां मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमा मिलने के जो पोजीशंस हैं, मैक्सिमा मिलने की जो पोजीशंस हैं वो कहां पे है, एक तो है डी लैम्डा बाई डी पे, दूसरा क्या है 2d लैम्डा बाई डी पे, उसके बाद 3d लैम्डा बाई डी पे, और इसके बाद फिर एन डी लैम्डा बाई डी पे। बच्चों हम लोग इसको इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। इसको कह सकते हैं हम लोग सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। इसको कह सकते हैं हम लोग थर्ड मैक्सिमा, और इसको कह सकते हैं हम लोग nth मैक्सिमा। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला है हमारा, और मैक्सिमा का सिंपल सा कंडीशन है कि y इक्वल्स टू कितना होगा, n टाइम्स d लैम्डा बाई d। क्लियर है? n टाइम्स d लैम्डा बाई d, ये हमारा जनरल केस है। बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमा अपने को कहां कहां मिलेगा। क्लियर है? होपफुली आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमारे पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा कहां कहां है। यानी आपको जीरो पे मैक्सिमा मिल रहा है, आपको सेंटर पे मैक्सिमा मिल रहा है, अगला मैक्सिमा कहां मिलेगा, डी लैम्डा बाई डी पे, उसके बाद कहां मिलेगा 2d लैम्डा बाई डी पे, फिर मिलेगा आपको 3d लैम्डा बाई डी पे। क्लियर है? जल्दी इसको नोट कर लो, एक बार सारा केस बताऊंगा तो एक साथ रिकॉल करवाऊंगा, तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी अलग अलग चल रहा है, अब एक ही जगह सबको दिखाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। निधि, अगर n का वैल्यू 0 लोगे तो क्या उसको सेंट्रल मैक्सिमा नहीं कहेंगे, जो अभी नाम दिया था मैडम ने? n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू 0 होगा तो क्या हम उसको सेंट्रल मैक्सिमा नहीं कहेंगे? बोलिए। हो गया? ओके बच्चों, एक काम करते हैं, मिनिमा वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें जल्दी से, फिर मैं मिनिमा कंडीशन बताऊंगा, फिर कंपाइल करके एक साथ बताऊंगा आपको। सबसे ज्यादा सवाल इसी से आने हैं।
इसी फॉर्मूले से। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं मिनिमा का कंडीशन। तो मैं एक बात तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि दो लाइट रेज के बीच जो पाथ का डिफरेंस है डेल्टा एक्स जो है वो क्लियर है, वो है डी इंटू वाई है बाई कैपिटल डी, ये पाथ का डिफरेंस है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मिनिमा चाहिए अपने को, तो फॉर मिनिमा या फॉर मिनिमा का मतलब होता है फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन देखते हैं बच्चों। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि ये हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, वेयर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 12। क्लियर है? तो हमने पढ़ा था ये कि अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होना है तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो अगर ऑड मल्टीपल होगा तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग केसेस लिखते हैं। एग्जांपल अगर वैल्यू पुट कर दे हम लोग, अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ रहा है? डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? डी वाई बाई कैपिटल डी 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो अगर इस लिहाज से देखूं तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2n-1 डी लैम्डा बाई 2 डी, dn 2n-1 डी लैम्डा बाई 2 डी। गौर से देखते हैं, कैसे लेते हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो y का वैल्यू क्या क्या आना चाहिए? y का वैल्यू, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना होगा? हाफ डी लैम्डा बाई डी। अगला बोले अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 -1 कितना हो जाएगा? 3/2 डी लैम्डा बाई डी। फिर कितना आ जाएगा? 4 3 का पुट करेंगे तो 5/2 डी लैम्डा बाई डी अप टू 2n-1 2n-1 डी लैम्डा बाई डी। क्लियर है बच्चों? 2n-1 डी लैम्डा बाई डी। यानी गौर से अगर आप देखो तो हर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा मिल रहा है। हर दो मैक्सिमा, देखो हमने देखा कि 0 पे मैक्सिमा है और डी लैम्डा बाई डी पे मैक्सिमा है। हमने देखा कि 0 पे मैक्सिमा है, डी लैम्डा बाई डी पे मैक्सिमा है। इसके बीच में अगर आप गौर से देखो तो एक आपको मिनिमा कहां मिल गया है? डी लैम्डा बाई डी के हाफ पे, डी लैम्डा बाई डी बाई 2। फिर अगर आप देखो तो 2 डी लैम्डा बाई 2 पे डी पे अगला मैक्सिमा है, तो इसके बीच में भी एक मिनिमा मिल गया। यानी हर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा आपको मिलेगा। क्लियर है? जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं एक ही फिगर में समझाता हूं कहां मैक्सिमा और कहां मिनिमा होगा। ठीक है अनुष्का, कर दिया? ठीक है दिव्यांशु, अनुष्का, हो गया? यही प्रॉब्लम था। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आता हूं थोड़ा अलग समझाता हूं एक साथ दोनों को। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा अभी। स्क्रीन पे आपको मैक्सिमा भी मिलेगा और स्क्रीन पे आपको कई जगह पे मिनिमा भी मिलेगा। अब कैसे मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न हमको दिखेगा, दोनों को अलग अलग पढ़ लिया हमने। अब कैसे एक साथ स्क्रीन पे हमको दोनों दिखेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। निधि निधि, सेंट्रल मिनिमा नाम की कोई चीज नहीं होती है। लिख लिया ओजस्वी?
जल्दी लिख लो फिर आगे बढ़े। चलो हो गया, लिख लिया बच्चों। अब थोड़ा मैं बात करने वाला हूं कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मैक्सिमा और मिनिमा को क्या लोकेट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चों गौर से देखो, तो ये मेरा जो भी हमने माना था एक्स माना था, ठीक है, सेंट्रल है। और यहां पे हमको इसको नाम देते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। क्लियर है बच्चों। अब मैं कुछ ऐसे लूंगा कि मैं एक पॉइंट, मैंने कुछ यहां माना, ये कुछ बोल्ड पॉइंट दे रहा हूं, बोल्ड पॉइंट दे रहा हूं, और एक और बोल्ड पॉइंट दे रहा हूं कुछ, ठीक। मैं 2 पॉइंट मैंने लिया। अब ये 2 पॉइंट क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। ये मेरा क्या है, y इक्वल्स टू, ये y मतलब हाइट, y इक्वल्स टू कितना है, d लैम्डा बाई स्मॉल d। अगर इसकी बात करो तो y इक्वल्स टू क्या है, 2d लैम्डा बाई d। होपफुली दिख रहा है, 2 मैक्सिमा दिख गया मुझे। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। इसको कहेंगे हम लोग सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा हमारे पास है कुल मिलाकर के। अब मैंने क्या कहा कि यहां पे तो फर्स्ट मैक्सिमा है, अब इनके बीच में मेरे पास क्या मिलने वाला है, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं एक येलो मार्क कर रहा हूं, ये ब्लैक मार्क कर रहा हूं। गौर से देखो, ये ब्लैक मार्क जो है ये एक्चुअली में एक तरीके का सिंबल है डार्क स्पॉट का। इसको कहते हैं हम लोग, डार्क स्पॉट को कहते हैं हम लोग मिनिमा। हम लोग क्या नाम देंगे इसको, पहले तो ये है कितना, पहले ये समझते हैं। पहले ये तो y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू हाफ d लैम्डा बाई d। ये हमारा है फर्स्ट मिनिमा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं ये क्या है, y इक्वल्स टू 1/2 है। उसके बाद क्या कहते हैं 3/2, सॉरी मेरी गलती है, उल्टा ऊपर लिख रहा हूं। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2 d लैम्डा बाई d। क्लियर है। ये एक्चुअली कैसा मैक्सिमा है, ये है मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा। क्लियर है। फर्स्ट मिनिमा हो गया और ये सेकंड मिनिमा हो गया। क्लियर है। अब गौर से देखो तो हर 2 मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा है, या उल्टा देखो तो हर 2 मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा है। तो यहीं पे एक टर्म आता है फ्रिंज विड्थ का, यहीं पे एक टर्म आता है फ्रिंज विड्थ का। तो फ्रिंज विड्थ को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों एक बात और, जो चीज ऊपर बना है सेम चीज नीचे भी रिपीट हो जाएगी बिना कुछ दिमाग लगाए हुए। नीचे भी क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा सेकंड मिनिमा, नीचे भी बन जाएगा। यानी जो चीज आपका ऊपर है वही चीज आपका क्या है, नीचे भी है, वही चीज आपका क्या है, नीचे भी है। अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं तो वही चीज यहां भी है, नीचे भी है, और नीचे भी हम लोग नाम दे सकते हैं, नीचे भी हम लोग नाम दे सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ये कितना हो जाएगा, सेकंड मैक्सिमा। क्लियर है। ये नाम जैसे ऊपर वैसा नीचे रिपीट कर दो। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं ये कह रहा हूं कि याद रखिएगा फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन क्या होता है। फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन ही सब कुछ क्लियर कर देगा।
it can be defined as separation between two consecutive maxima और मिनिमा। दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं, तो कॉमन सी बात है, फर्स्ट हमेशा क्लोज होगा, सेकंड हमेशा दूर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। अब इस लिहाज से देखोगे तो फ्रिंज विड्थ मेरा कितना है, यही है क्या, जो मैंने येलो मार्क से दिखाया। तो फ्रिंज विड्थ का सीधा सीधा जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो दो ब्राइट स्पॉट और दो डार्क स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। याद रखिएगा, जो आपका मैक्सिमा होता है वो ब्राइट स्पॉट होता है, जो मिनिमा होता है वो डार्क स्पॉट होता है। क्लियर है, तो मैक्सिमा जो ब्राइट स्पॉट है, दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट या दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। जल्दी लिखें इसको, सेपरेशन बिटवीन लिखना छूट गया था, मैं बिटवीन लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी नोट कर ले आप लोग। फ्रिंज विड्थ कहते हैं दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फ्रिंज विड्थ। अगर मैं दो मिनिमा का भी डिस्टेंस ले लूं तो वो भी कितना होगा, वो भी अगर मैं देखूं तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट सेकंड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, वो भी फ्रिंज विड्थ ही होगा, और कितना होगा, डी लैम्डा बाई डी। और ये भी कितना होगा, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। क्लियर है, तो फ्रिंज विड्थ याद रखिएगा, ऐसा फॉर्मूला दिमाग में रखना है आप लोगों को। दो मैक्सिमा के बीच की दूरी डी लैम्डा बाई डी, दो मिनिमा के बीच की दूरी भी डी लैम्डा बाई डी। अनुष्का ने बोला है कि सर डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना होगा, तो क्या है वो हाफ डी लैम्डा बाई डी लिख सकते हैं, हाफ डी लैम्डा बाई डी। एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी क्या फ्रिंज विड्थ का हाफ नहीं हो जाएगी, बोलिए, क्या एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का दूरी अनुष्का एक फ्रिंज विड्थ का हाफ हो जाएगा? हर मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक, वो एक पूरा का पूरा एक स्क्रीन पे पैटर्न बन रहा है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का एक पैटर्न बन रहा है। हो गया बच्चों, लिख लिया है? आई होप लिख लिया होगा इसको। तो लास्ट 30 सेकेंड्स। बच्चों देखते हैं, एक नया टर्म आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बच्चों गौर से देखते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को बेसिकली हम लोग थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को बच्चों देखते हैं,
तो मैं इसको अगर डेफिनेशन लिखूं, मैं इसको अगर डेफिनेशन लिख दूं तो लिखते हैं it can be defined as angular separation between two consecutive maxima or minima. ठीक है, इट इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा एंड टू कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा और मिनिमा. ये समझने के लिए थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा. यहाँ पे देखते हैं. अच्छा, मैं दो ग्रीन स्पॉट्स बना रहा हूं, और मैं ग्रीन स्पॉट बना करके क्या देखना चाहता हूं, मैं लिखता हूं फर्स्ट मैक्सिमा. ये है मेरा फर्स्ट मैक्सिमा और ये मेरा है सेकंड मैक्सिमा. अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लिखूं, अगर मैं y लिखूं तो y इक्वल्स टू ऑब्वियसली कितना होगा, d लैम्डा बाई d. और इसके लिए लिखूं तो क्या लिखूं, y1 और ये क्या है, y2 होगा 2d लैम्डा बाई d. क्लियर है? तो d लैम्डा बाई d दोनों का हो गया. अब मैं ऐसे देखूं, ओ है ठीक. अब मैं बड़े सिंपल तरीके से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं इस O पॉइंट से, देन स्लिट वाले पोजीशन से, O पॉइंट से मैं अगर फर्स्ट को देखूंगा तो मेरा क्या एंगल बनेगा, देखते हैं बच्चों. तो मैं देखता हूं कि अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि ये मान लीजिए मेरा एंगल बन रहा है, पहले वाले का एंगुलर पोजीशन है θ1. ठीक है बच्चों, ध्यान देना. तो मैं कहूंगा कि tan θ1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कैपिटल D है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा, तो ये y1 डिस्टेंस ले सकते हैं हम लोग. y1 क्या ले सकते हैं, y1 बाई कैपिटल D. y1 का वैल्यू तो हम जानते हैं, y1 का वैल्यू कितना है, d लैम्डा बाई d है. तो क्या लिख सकते हैं, क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, लैम्डा बाई d. तो एज एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा है, इसीलिए क्या हम लिख सकते हैं, क्या θ1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई d. tan थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, थीटा लिख दिया. क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? पहले वाले का एंगुलर पोजीशन निकल गया क्या, पहले मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, लैम्डा बाई डी. अगर इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूं दूसरे वाले का, देखना चाहूं, मैं चाहता हूं कि दूसरे वाले का एंगुलर पोजीशन निकाला जाए, तो वो कितना होगा. तो मैं तो ऐसे करूंगा कि ऐसे ड्रॉ किया, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा. तो ये θ2 अगर निकालें हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि सिमिलरली θ2 विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई डी. यानी फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल है लैम्डा बाई डी और सेकंड मैक्सिमा का एंगल कितना है, 2 लैम्डा बाई डी. ठीक है. तो अगर मुझे कोई बोले कि बताओ इन दोनों ब्राइट स्पॉट के बीच में एंगल कितना होगा, इसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ. इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में अगर अपने को निकालना हो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अगर मेरे से कोई पूछे, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, डेल थीटा नॉट. और थीटा नॉट बहुत क्लियर है, कितना होगा, θ2 माइनस θ1. थीटा नॉट कितना होगा, θ2 माइनस θ1. और आपको एंगल दिख गया है क्लियर कट कि 2 लैम्डा बाई डी माइनस लैम्डा बाई डी, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई डी. तो कितना हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ और नॉर्मल फ्रिंज विड्थ के बीच का रिलेशन देखो,
एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है उसमें कैपिटल डी नहीं होता है, और नॉर्मल फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कैपिटल डी होता है, डी लैम्डा बाई डी, और ये खाली लैम्डा बाई डी। क्या सबको ये समझ में आ रहा है क्या? एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच का एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर सेपरेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो टर्म्स मैंने एक बताया फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी जिसका वैल्यू कितना था, डी लैम्डा बाई डी, और दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, लैम्डा बाई डी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ? दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस डी लैम्डा बाई डी और एंगुलर सेपरेशन लैम्डा बाई डी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है बच्चों? कुछ टर्म्स हैं जो अपने पास होने चाहिए हमेशा, जल्दी इसको साफ साफ लिख लो। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में बहुत बड़ा डिटेल में नहीं देगा, एक लाइन में दे देगा हर जगह। अब हम लोग इसको बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। जल्दी नोट कर लो, फिर लेट मी नो। लिख लिया बच्चों? लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों। यानी दो फ्रिंज यानी दो ब्राइट स्पॉट या दो डार्क स्पॉट के बीच डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं, एक है लीनियर डिस्टेंस, दूसरा एंगुलर डिस्टेंस। दीक्षा, हम लोग ये सारे केसेस तब ले रहे हैं जब एंगल बहुत छोटा है, यानी हम लोग कितना भी दूर जाए पर कैपिटल डी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ये वाई डिस्टेंस, इसलिए एंगल ऑलमोस्ट हर केस में छोटा ही मानेंगे। क्लियर है बच्चों? एक रिकॉल, इतना पढ़ने के बाद एक रिकॉल अपना बनता है, एक रिकॉल कर लिया जाए जल्दी से। ठीक है, देखते हैं। मैं एक रिकॉल क्या कर रहा हूं, आपको क्लियर कट दिख रहा है, कुछ खास नया नहीं बताने वाला हूं, आप बस ध्यान दो खाली। ठीक है, मैक्स मैक्स व मैक्सिमा लिखूंगा, बट अपना क्लियर है, सेंट्रल मैक्सिमा है, और मैं मैक्सिमा 1 लिख सकता हूं, मैक्सिमम 2 लिख सकता हूं, मैक्सिमम 3 लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो मैक्सिमम 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 2 हो जाएगा, और मैक्सिमम 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये सिंपल सा हो गया। अब मैक्सिमा के हर दो मैक्सिमा के बीच क्या मिल रहा है अपने को, मिनिमा मिल रहा है। क्या हो जाएगा ये, मिनिमा 1, मिनिमा 2 और मिनिमा 3। ठीक, और ये क्या हो जाएगा फिर से मिनिमा 1। बस रिकॉल करवा रहा हूं, बस मकसद कि आपको दिमाग में सब कुछ फिर से बैठ जाए। क्लियर है? अब मैक्सिमा दो, हर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा, हर दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा। अब यहाँ पे टर्म क्या आता है, फ्रिंज विड्थ आता है।
तो फ्रिंज विड्थ में लिखने के लिए बड़ा क्लियर लिखूंगा, दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दोनों को आप फ्रिंज विड्थ कह सकते हो। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी है? फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है डी लैम्डा बाई डी, फ्रिंज विड्थ। क्लियर है? एक और टर्म है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ सीधा सीधा ऐसा मानो, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, और इन दोनों के बीच की एंगुलर को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्लियर है? तो फ्रिंज विड्थ में कुछ नहीं करना है आपको, खाली थीटा नॉट इक्वल्स टू लिखना है, कैपिटल डी को हटा देना है, कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई डी, खत्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? मैक्सिमा मिनिमा कैसे प्लेस करेंगे, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा? से एटलीस्ट यस इफ अंडरस्टूड। सवाल आया वैष्णवी का, एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेम होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेम होगा जब वो डी पॉइंट के भी, डी पॉइंट पे भी कहीं भी रखेंगे, डी पॉइंट पे भी कहीं भी रखेंगे। वैष्णवी समझा नहीं आपकी बात को, अनम्यूट कर रहा हूं। बोलिए वैष्णवी, क्या बोल रही है? सर वो जो डी डिस्टेंस है ना, तो सर वो तो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक, तो फिर उस पे हम लोग कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रखेंगे और वहाँ से जब सोर्स निकालेंगे तो वहाँ पे जा रहा है ना मैक्सिमम मिनिमा पे, ठीक, तो फिर उस पे वो डिपेंड नहीं करेगा, नहीं मतलब हम कर रहा लोग है डिपेंड, किसी कहीं पे। मैथमेटिकली डिपेंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। यस। चलिए, ओके बच्चों, अब हम लोग एक इसमें ऐड, एक और पॉइंट ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। बच्चों, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे वेरी करेगा, थोड़ा समझने की जरूरत है अपने को, और इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए, बेसिक्स चाहिए। और बेसिक्स क्या कहता है कि बच्चों, हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का इंटेंसिटी का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है? अगर मैं सीधा सीधा इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो आपको याद आ जाएगा। याद करो बच्चों, हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस फाइव। क्लियर है? हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। मैक्सिमम कितना होता है? I1 प्लस I2, सॉरी माय मिस्टेक, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी भी हम जानते हैं कितना होता है डिस्ट्रक्टिव पे, वो कितना होता है? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। डन। ये पूरे के पूरे इंटेंसिटी के वेरिएशन हम जानते हैं कैसे क्या होता है। अब यहां पे बात होती है कि हमारे इस केस में मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या होगा। तो सबसे पहला चीज लिखते हैं, सबसे पहला चीज लिखते हैं, कंसीडरिंग slit width of two slits of S1 and S2 is same। बच्चों, दो जो होल्स थे, मैं कह रहा हूं कि दोनों होल्स का ना विड्थ अगर सेम होगा, तो जब विड्थ सेम होगा तो इसका मतलब तय है कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो A1 विल बी इक्वल टू A2। दोनों जो लाइट है उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, मान लेते हैं कुछ A। और जो दोनों लाइट होगा उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा? I1 विल बी इक्वल टू I2 इक्वल्स टू कितना होगा? I। इज दिस क्लियर? क्या मैं कह रहा हूं कि जब दोनों स्लिट विड्थ का साइज सेम होगा तो दोनों से लाइट भी सेम ही आएगा, सेम एम्पलीट्यूड का ही लाइट आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि A1 A2 सेम और I1 I2 सेम। तो अगर मुझे देखना हो at constructive superposition, या इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन लिखने से अच्छा इंटरफेरेंस लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होता है I max इज इक्वल टू
अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर। तो यहां पे आता है आपका आई मैक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4i। आई मैक्स कितना हो जाएगा 4i। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे हो रहा है, इस केस में आई जो इंटेंसिटी जो होगा वो मिनिमम होगा। इंटेंसिटी जो होगा वो मिनिमम होगा। इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। तो इस केस में आई मिनिमम का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपका आई मिनिमम का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आई मिनिमम इज इक्वल टू, दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा 0। बच्चों हम लोग स्लिट विड्थ को सेम क्यों रखते हैं, इस बात को समझो, ताकि जो मिनिमम इंटेंसिटी आ रहा है वो 0 हो जाए। मिनिमम इंटेंसिटी 0 होने से फायदा क्या होगा कि वो आपको क्लियर कट डार्क स्पॉट दिखेगा। तो आपको ब्राइट और डार्क स्पॉट को डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत आसान हो जाता है अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम लेते हैं, यानी इसको कहते हैं ब्राइट स्पॉट। इसको बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राइट स्पॉट, और इसको कहते हैं डार्क स्पॉट। तो पूरे स्क्रीन पे यही ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। क्लियर है क्या? जल्दी लिख लो इंटेंसिटी के बारे में सब लोग। कंस्ट्रक्टिव जहां मैक्सिमा मिल रहा है वहां इंटेंसिटी होगा 4i, और जहां मिनिमा मिल रहा है वहां पे इंटेंसिटी बिल्कुल क्या होगा 0, यानी कंप्लीटली डार्क स्पॉट मिलेगा हमको। जल्दी लिख लो इसको। अब हम लोग अगले दिन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर पाएंगे। हम लोग अभी बेसिक्स को पूरा कवर कर लेते हैं आज। ये बच्चों मैं दोबारा मत बनाओ, इसको सब बता चुका हूं पहले ही मैं। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये पूरा स्पॉट, ठीक है। अगले दिन इसी से सिर्फ अगले दिन क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। गेट रेडी फॉर अ डे ऑफ कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। एक दिन क्वेश्चन करने में लगेगा और एक दिन अपने को एडिशनल टॉपिक जो जेई लेवल पे नीट लेवल पे आ सकते हैं आपको, इसमें वो भी एक थोड़ा सा पढ़ना होगा अपने को। तो याद रखना ये बेसिक्स जो मेन था बोर्ड्स लेवल तक का, ये हमारा क्लियर हो गया। मैं अभी क्वेश्चंस करूंगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कुछ बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। पोल लॉन्च कर देता हूं मैं। नहीं आनंद, अभी चैप्टर बाकी है, अभी 50% तक हम भी नहीं पहुंचे अभी तो चैप्टर में। जो कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए जाए ना, अगले दिन थोड़े बेटर क्वेश्चन कर पाएंगे। एकदम बेसिक सवाल है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, सीधा सवाल। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन याद करो।
जो ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मैं तो एक लाइन एनर्जी का बड़ा फेमस वाला, उसी से 2 ऑप्शन निकल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है निधि, अनुष्का बिल्कुल ठीक है। एनर्जी के बारे में सुने हो ना, एनर्जी एक शब्द होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर सही है, एवरीवन इज करेक्ट, एवरीवन हैज रिप्लाइड करेक्टली, बिल्कुल सही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। और याद रखिएगा, इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी तो कंजर्व्ड ही रहेगा बट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी आंसर चाहिए मुझे इसका भी। ठीक से पढ़ो पूरे सवाल को, पूरे सवाल को जल्दी पढ़ो क्वेश्चन को। एक्सपेक्ट किस सबसे बनेगा ये, अभी अभी बेसिक्स बताया हूं। बेसिक्स क्लियर है तो कोई क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है देन आपका एक लिमिटेशन रहेगा हमेशा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो बट कॉन्सेप्चुअल नहीं। अभी तक 7 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इतना इतना टफ क्वेश्चन है ये। एवरीवन, चैट में सारे रिप्लाई सही आए हैं। ऑन होल 12 लोगों ने 13 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आउट ऑफ 7 हैव रिप्लाइड करेक्टली एंड 6 हैव रिप्लाइड इनकरेक्टली। पी से एक्स जा रहा है, लाइट क्यू से वाई, क्यू से भी एक्स जा रहा है। दोनों के बीच क्या पाथ का डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते हो क्या? अच्छा मुझे इतना बताओ कि दोनों से लाइट जा रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना है दोनों लाइट रे के बीच, मुझे इतना बता दो खाली, क्वेश्चन बाद में सॉल्व होता रहेगा। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज? बिल्कुल सही राघवेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं एक लैम्डा है दूसरा 10 + 2 लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस में तो दिमाग नहीं लगाना, ये 2 लैम्डा है। नहीं निधि, n+1 टाइम्स लैम्डा, अरे श्योर, पाथ डिफरेंस तो 2 लैम्डा होगा ना। अब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता तो कहते फर्स्ट मैक्सिमम, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो कहेंगे सेकंड मैक्सिमम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पाथ डिफरेंस क्या तो क्या हो जाता, सेकंड ब्राइट। ये मैक्सिमा का केस है ना, पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो ये मैक्सिमा का केस है, और मैक्सिमा का भी कौन सा केस है, दूसरा केस है, तो सेकंड मैक्सिमा मिलेगा। इज दिस क्लियर क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अगले दिन और इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे इस पे, काफी क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, तो आप बेसिक रिकॉल करके आना, मैं कल आते ही क्लास को रिकॉल कराऊंगा और फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आज हमने बेसिक्स पढ़ लिया, बेसिक को अगले दिन स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग। सब लोग पढ़ के आएगा, एक बार रिकॉल करके आएगा सब लोग कॉन्सेप्ट को, कल मजा आएगा क्लास में। ठीक है, ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।